हेलो। हेलो। हाँ, हाँ। अ, हाँ, तो जैसे स्टाइल इसमें लगाना है, कंटेनर के अंदर है। तो जैसे कि कलर देना है। हम्म, बटन को सिलेक्ट कर। और बिटवीन ऑल करेंगे तो एरिया बनेगा। एरिया बनेगा तो पहला बटन नाम का क्लास रहेगा। बिटवीन। एग्जैक्टली। क्लास तो तीन ही है। एक और ये दो और तीन। तो दूसरा चाहिए तो उसका इंडेक्स नंबर वन चाहिए हमको। वन। ठीक है। अभी इसको प्रिंट कराइएगा तो क्या मिलेगा? क्लास नेम से चाहिए ना, डॉट लगाना होगा। ठीक है, ये मिल गया। डॉट इसका स्टाइल और डॉट कलर। कलर में वैल्यू देना होता है, तो जैसे रेड दिए। देखिए चेंज हुआ। देखिए ग्रीन करते हैं। कलर चेंज हुआ इसका, ग्रीन। तो इस ये सिर्फ एग्जांपल एक दिखा रहे थे कि हम जैसे HTML में जो भी क्लास या आईडी या फिर टैग नेम से CSS के अंदर में उसको सेलेक्ट करके हम CSS अप्लाई करते थे। उसी तरीके से अब JS के थ्रू हम चीजें करेंगे। इसी को डायनेमिक बोला जाता है। कि अब हम क्या कर सकते हैं ना, CSS में क्या होता है कि रन टाइम के टाइम में ही पूरा CSS रन हो जाता है। जैसे ही पेज लोड हुआ तो HTML भी और CSS भी पूरा रन हो गया। अब रन हो गया तो एक बार में जो रन हो गया, जैसा कलर जो भी CSS अप्लाई किया थे वैसा अपना दिख रहा है। लेकिन हम अब ये चीजें कर सकते हैं कि जब हम इसको क्लिक करें तो इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसको हम वो करें, जब इस पे क्लिक करें तो इसका कलर चेंज हो जाए, इस पे कुछ होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ऐसा कर करके हम ये चीजें कर सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी तो हम इतना समझ गए ना कि हम CSS अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। किसी का CSS चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का। या फिर इसके साथ और भी चीजें कर सकते हैं, जो और चीजें और देखेंगे आगे जाके। जैसे इनर HTML है, तो हम HTML उसके अंदर का HTML को चेंज कर सकते हैं। जैसे इनर HTML, तो अभी देखिए वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। देखिए अभी पहले रजिस्टर था, लेकिन अभी भी देखिएगा फॉर्म के अंदर HTML के अंदर में देखिए रजिस्टर ही लिखा हुआ है। लेकिन रन करवा रहे हैं तो इसके अंदर क्या आ गया? ग्रीन आ गया। तो अब ये चीजें हम चाहते हैं कि नहीं, पार्टिकुलर चीजें जैसे किसी चीज पे क्लिक करें तब उसका जाके चेंज हो जाए। तो कंटेनर डॉट इवेंट
इवेंट लिसनर देखिए। तो ऐड ये है फंक्शन ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर। इसका ये है। अभी क्या इवेंट लगाना चाहते हैं उस पे, क्या देखना चाहते हैं? तो हम कहते हैं ना कि जब उस पे क्लिक हो, किस पे, जिसको जिसके ऊपर आईडी इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं? ये कंटेनर, कंटेनर के अंदर वाले वेरिएबल में किसका रेफरेंस है? आपका बटन वाले का रेफरेंस है। तो यहाँ तक से की मतलब हुआ ना कि जब बटन पे कोई क्लिक करेगा तो ये इवेंट जनरेट होगा। ये क्लिक वाला इवेंट जनरेट पर हम उसको कुछ करवा रहे हैं, तो हम क्या करवाना चाहते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे एक फंक्शन कॉल। और नहीं तो फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं है। एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन अभी इतना समझ में, एरो फंक्शन इतना डिक्लेरेशन अभी समझ में आता है ना कि मतलब अभी नॉर्मल फंक्शन यूज करें। नहीं नहीं आता। नहीं तो एरो जो कर रहे हैं ना, नॉर्मल सी करिए ना, वही ठीक कर लगता है। चलिए चलिए। हाँ ठीक तो लगता है, लेकिन इसके साथ भी फेमिलियर होना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अच्छा इसी को हर बार यूज करना पड़ेगा अच्छा, एरो। एरो को भी। हाँ क्योंकि वो फास्ट होता है, समझे? नहीं तो करिए ना एरो ही, मतलब एक वही तो चेंजिंग बस है ना, जो हाँ वहाँ डायरेक्ट ऐसे ही मार देते हैं तो वहाँ एरो देना पड़ता है। बस इस शुरू में ये फंक्शन है नहीं, इसको हटा के बीच में एरो लगाना होता है, बस इतना ही। हाँ बस, तो एक दो चार बार इसको यूज करिए फिर उसको कर दीजिएगा फिर। तो ये एनोनिमस फंक्शन है, इसमें उसका कुछ नाम नहीं रखे हैं। ठीक है, अभी इस फंक्शन के अंदर में कुछ परफॉर्म करवाएंगे। क्या का परफॉर्म करवाएंगे? ये करवाएंगे। अभी इतना से क्या समझ में आया? पहले इसको यहाँ डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत जगह पर इस तरीके से रहेगा आपका, इस तरीके से। ये क्या हो रहा है ना, यहाँ तक में सेलेक्ट किए, फिर उसी के जस्ट बाद डॉट लगा के हम इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पहले सेलेक्ट करके एक वेरिएबल के अंदर में उसका रेफरेंस रख लिए। ठीक है, और फिर इस वेरिएबल के थ्रू हम उसके अंदर चीजें हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अभी तो हम एक बार वेरिएबल में कर लिए, तो उसके अंदर में बहुत सारे बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल के रेफरेंस से। नहीं तो बार बार हमको सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, अभी जो दिखा रहे थे। चलिए उसका और भी दिखाएंगे। तभी सेलेक्ट किए, यहाँ तक सेलेक्ट करने का तरीका हो गया। फिर उस वेरिएबल के थ्रू हम इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं, कौन सा? क्लिक पे। तो जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन रन होगा, तो इसके अंदर में जो चीजें है वो रन होगा। तो इसके अंदर फिर क्या कर रहे हैं, इस वाले वेरिएबल से इसके अंदर 3 आएगा, तो बटन 3 बिटियन क्लास 3 जगह लगा हुआ है, तो 3 आएगा। तो हम 1 वाले इंडेक्स नंबर से उठाएं उसका, उसको बटन को पकड़े, फिर उसके इनर एचटीएमएल मतलब उसके अंदर के एचटीएमएल को हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या वैल्यू डाल रहे हैं? ग्रीन वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, लेकिन ये कब रन होगा? ये कब रन होगा? जब ये फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन कब रन होगा? जब ये क्लिक वाले इवेंट जनरेट होगा। ये क्लिक वाले इवेंट किस पे जनरेट होगा? जब ये इस वाले पे क्लिक करेगा, यानी कि इस वाले बटन पे क्लिक करेगा कोई। देखिए अभी रजिस्टर है, और जैसे इस पे क्लिक करते हैं फंक्शन कॉल हुआ लगता है।
तो अच्छा अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर भी बताना पड़ेगा ना हमको कि कौन सा बटन पे क्लिक, क्योंकि इसमें तो मल्टीपल है ना, इसको भी बताएंगे तब ना। देखिए, यानी कि कंटेनर के अंदर में, या फिर इस कंटेनर को कंफ्यूजन हो रहा है, कंटेनर तो वेरिएबल है ना, बटन्स, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल बटन है, सारा बटन को सेलेक्ट किया है। अब बटन में से हम किसको अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो सेकंड नंबर पे है, यानी इंडेक्स नंबर 1, 0 से स्टार्ट होता है ना, इंडेक्स नंबर 1 से सेलेक्ट किए और उसके अंदर इवेंट लिस्टनर लगाएं। कौन सा, क्लिक, जब क्लिक होता है तो ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये रन होगा। अभी हम दूसरे बटन का भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें, सेकंड वाला बटन पे वैल्यू चेंज हो जाए। देखिए, इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, इस पे क्लिक करेंगे उसका वैल्यू चेंज होगा। देखिए, इस पे क्लिक कर रहे हैं, इसका वैल्यू चेंज हो रहा। तो ये डायनेमिक चीज है, इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वही फंक्शन के अंदर में एक और चीज लिखेंगे, स्टाइल डॉट कलर चेंज कर दीजिए। देखिए, इस पे क्लिक करेंगे, वैल्यू भी चेंज होगा, कलर भी चेंज होगा। देखिए, ग्रीन हो गया। इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कितना नंबर पे है, 3 नंबर बटन पे है, तो उसका इंडेक्स नंबर 2 होगा। ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो तीनों बटन सेलेक्ट हो गया है, तो इसके बटन के अंदर में है, तो इसका अब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें डिफरेंस खाली क्यों होगा ना, बैकग्राउंड कलर लिखने के लिए यहाँ हाइफन ना यूज करके कैमल केस में लिखना होता है, यानी पहला स्मॉल है, फिर बाकी उसका कैपिटल जाएगा, पहला लेटर, और फिर यहाँ ग्रीन करते हैं। देखिए, इसको क्लिक किया, ये ग्रीन हुआ, और ये बैकग्राउंड इसका एक्चुअली में ग्रेडियंट यूज किया हुआ ना, तो एक बार कलर चेंज करके देखते हैं, चेंज हो रहा है इस बटन का, ये बटन ही है ना, ये लॉगिन। हाँ हाँ, बटन ही है, बटन। हाँ, तो देखिए, कलर तो चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में ग्रेडियंट यूज किया गया, बैकग्राउंड लेकर, ना कि बैकग्राउंड कलर। तो ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड ही यूज करते हैं यहाँ पर, GROUND। देखिए, चेंज हुआ, इसका कलर चेंज हुआ, इसका वैल्यू चेंज हुआ, इसका आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, सिर्फ एक क्लिक पर। कुछ भी करवा सकते हैं इस पेज में, एक क्लिक पर सबको सादा कर सकते हैं। कैसे, दिखाते हैं। साझा करने के लिए सबको डिस्प्ले हटा देंगे, मतलब डिस्प्ले नन कर देंगे। तो फिर डिस्प्ले नन करने के लिए क्या है, सीएसएस का प्रॉपर्टी है, सीएसएस का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो किस पे अप्लाई कर रहे हैं, हम पेरेंट को ही कर देते हैं, मेन बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, इसको डिस्प्ले नन कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन के कॉल पे ही एक फिर से सेलेक्ट करते हैं किसी को, डॉक्यूमेंट डॉट, और आईडी से है ना, तो क्यूरी सेलेक्टर से ही अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हैश यूज करना पड़ेगा। ये आईडी पास किए, अब इसको सेलेक्ट किए, इसको कर देते हैं, इसके अंदर स्टाइल लगाते हैं, डॉट, और कौन सा स्टाइल, डिस्प्ले, इसका वैल्यू क्या देंगे, नन। देखिए क्या आता, देखिए
खत्म। क्या किए, इसको डिस्प्ले नन कर दिए इसमें, इस वाले को। अब जब इसको डिस्प्ले नन कर दिए तो इसके अंदर का जितना हो सब हाइड हो जाएगा ना। डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यही होता है। देखिए हाइस, हाइस, ये डिस्प्ले नन, ये प्रॉपर्टी होता है। डिस्प्ले नन करने से क्या होता है कि डिस्प्ले ही नहीं होगा वो। यही प्रॉपर्टी कब लगा रहे हैं, हम किसी के क्लिक पर लगा रहे हैं, किसमें, जेएस के थ्रू। अभी ये मान ली इसको सब हटा दीजिए, जेएस नहीं अप्लाई हो रहा, डिस्प्ले नन ऑलरेडी किया हुआ, देखिए नहीं शो होगा, होगा ही नहीं, डिस्प्ले नन पहले ही कर दिए हैं। अगर इसमें नहीं होता है कमेंट इस तरीके से, मैन्युअली करना पड़ेगा। देखिए अब दिख रहा है, डिस्प्ले नन कर दीजिएगा, इसको हटा दे, जब इसको ही डिस्प्ले कर नन मतलब हाइड कर दिया तो फिर अंदर वाला चीज दिखेगा नहीं दिखेगा। तो वही चीज को हम किस पे करवा रहे हैं, किसी इवेंट पर करवा रहे हैं, किसी बटन के क्लिक पर करवा रहे हैं। तो ये आपका ये बस ओवरव्यू दी। अब हमें क्या करना है ना, हमें करना है इस फॉर्म के सबमिट पर। तो आपका सबमिट बटन कहाँ है, सबमिट बटन यहाँ है, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए। तो एक काम करिए, पहले तो ये बटन जो है ना, जैसे इनपुट जितना फील्ड है ना, इसी फॉर्म के अंदर ये जो फॉर्म टैग है ना, फॉर्म टैग के अंदर ही वो भी बटन होना चाहिए। आपका लॉजिक क्या है कि इसमें फिल करे, इसमें फिल करे, जब ये लॉगिन पे क्लिक करे तो ये डेटा जाके सर्वर से जाके मैच करवाए, ठीक है यही ना, तब सबमिट हो। इस पे क्लिक करके सबमिट हो। तो उसके लिए क्या करना होता है ना, वो सबमिट बटन भी इस फॉर्म नाम के टैग के अंदर में ही रखना होता है। तो फॉर्म नाम के टैग के अंदर में रखना है ना, तो एक काम करिए कि इसको बाहर निकालिए यहाँ से, ठीक है। और किसी भी तरीके से बस फॉर्म के अंदर में आना चाहिए आपका इनपुट वाला भी और सबमिट वाला भी। तो उसको करने के लिए एक काम करिए कि अगर बीच में कहीं भी फॉर्म को घुसाते हैं तो आपका सीएस आपका डिजाइन खराब हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए ना कि, क्योंकि सबसे लास्ट में ही आपका बटन है, बीच में ऐसे नहीं तोड़ सकते, किसी टैग को नहीं तोड़ सकते हैं, फॉर्म लगाइएगा यहाँ पे और फिर क्लोजिंग करिएगा इसके बाहर, तो फिर ये इसका ब्रेक हो जाएगा ना इसका डिप से। तो ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। और फॉर्म में कभी डिजाइन नहीं लगाया जाता है सीएसएस, वो बस सबमिट के लिए ही रहता है। तो जैसे ये इतना है, तो इसके इधर लगाना है, तो एक काम करिए यहाँ पर ही लगा दीजिए, क्लोजिंग वाला यहाँ और ओपनिंग वाला यहाँ लगा दीजिए। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि फॉर्म पे ऐसे भी कोई डिजाइन नहीं पड़ा होगा। हाँ, तो इस क्लोजिंग वाला को यहाँ दे दीजिए, बस फॉर्म के अंदर में आना चाहिए आपका इनपुट फील्ड भी और सबमिट बटन भी, ठीक है, इसलिए एक ही। और एक्शन का भी जरूरत नहीं है जब बैकएंड यूज करेंगे, एक्सटर्नल बैकएंड लैंग्वेज यूज करेंगे तब, लेकिन अभी जावा के क्यूरी के ही थ्रू यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इवेंट होता है ऑन सबमिट, ये तो ये कब ये वाला इवेंट कब जनरेट होगा, ये तब जनरेट होगा जब सबमिट बटन पे कोई क्लिक करेगा, लेकिन सबमिट बटन तो आपके फॉर्म में है ही नहीं है, ये तो बटन है, ये टाइप बटन है, तो यहाँ पर टाइप बटन ना देके यहाँ पे टाइप सबमिट देना होगा, ठीक है। तो एक पहले तो देख लेते हैं डिजाइन आपका खराब तो नहीं हुआ है, सब ठीक है। हम्म।
हाँ, तो अभी क्या करना है कि ये टाइप सबमिट है। जब इस पे अब टाइप सबमिट दे दिए ना, तो जब इस पे क्लिक होगा तो ये इवेंट जनरेट होगा, ये इवेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये इवेंट जनरेट होगा तब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे। वो फंक्शन कॉल करेंगे लॉगिन, एक फंक्शन बना देते हैं, लॉगिन डेटा, ठीक है, ये हो गया। ब्लू होना चाहिए था क्या? अच्छा, देखते हैं फंक्शन कॉल होता है नहीं। डबल कोट में नहीं होगा। कॉल हो जाएगा, देखते हैं। अलग के फंक्शन जैसे लगाते तो वो ब्लू हो जाता है, लेकिन अ, अच्छा, ऑन क्लिक, अच्छा ऐसे ही रहता है, मतलब वो डिपेंड करता है, आपका थीम पे डिपेंड करता है। मेरा जो इसमें थीम लगा हुआ है ना, वो कलर उसका चेंज नहीं कर रहा है। तो जैसे ये क्या, अब ये फंक्शन कॉल होगा, कब कॉल होगा? ये जब सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा तब, ठीक है। और ये कहाँ इसका, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ रहेगा? आपका जेएस के अंदर में रहेगा। तो या तो स्क्रिप्ट करके यहीं पर ही उस फंक्शन को डिक्लेयर कर लीजिए, ऐसे करके, या फिर आपका उस फाइल एक्सटर्नल में करिए। एक्सटर्नल अभी हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें करेंगे वो फंक्शन को डिक्लेयर, ठीक है, ये हो गया। तो पहले हम कुछ प्रिंट करवाते हैं कि काम कर रहा है या नहीं, देखें। ठीक है, तो क्लिक करने पर वो फंक्शन कॉल होता है या नहीं, देखते हैं। तो फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन क्या दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पर पेज, जब ये क्लिक करते हैं ना, तो ये पेज रिफ्रेश होता है, क्योंकि सबमिट पर उसका बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ, तो वो फॉर्म प्रिंट क्या? वो फॉर्म जब लगाते हैं ना तो वो रिफ्रेश इतना जल्दी होता है कि पता नहीं चलता, उसके लिए एक फंक्शन लगाना पड़ता है। हाँ, नहीं तो वो मतलब उसका बाय डिफॉल्ट वो रहता है कि रिफ्रेश होगा ही, जब सबमिट होता है ना तो बाय डिफॉल्ट उससे रिफ्रेश होता है। तो इसके लिए एक आता है प्रिवेंट डिफ, हाँ, 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 यही। उसको रिफ्रेश रोकने के लिए ये यूज होता है। प्रिवेंट डिफॉल्ट काम करेगा तब नहीं देखते, क्योंकि एक बार हम यूज कर रहे थे तो काम नहीं कर रहा था। नहीं करता था, एक बार हम किए। ये रहा है कुछ। क्यों नहीं कर दिस रिएक्ट में तो अच्छे से काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार और जनिंद को भी करवा रहे थे चीजें, तो नहीं हो रहा था। हम लोग यूज किए थे तो काम किया था। गौरव, गौरव जी हाँ, काम तो किया था। ने
अगर ये नहीं तो एक और तरीका है, अलर्ट अगर करवाते हैं तो ये भी रिफ्रेश करने से पहले अगर कर देगा। और हाँ, नहीं फिर तो और भी है अपने पास तरीका। दिस इसको डॉट डायरेक्ट जीमेल। सर्च करिए तो एक बार फिर आ अच्छा, जाएगा। क्या जी? प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को डायरेक्ट सर्च करिए। वही वही। की प्रेस चेक नेम फंक्शन। हाँ, एक और तो जैसे एक और तरीका है कि अभी फॉर्म का कुछ आईडी या आईडी जिसे रखते हैं, तो लॉगिन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वायर लॉगिन फॉर्म, वही वेरिएबल रख लेते हैं। और इधर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी ये, और लॉगिन फॉर्म डॉट, एक ऐसे भी होता है। और इस फॉर्म को ठीक है, इसमें क्या कहता है, इस फंक्शन को अभी cannot read property of null add event in English में।
इसमें ऐड इवेंट लिस्ट में होता है। हाँ, तो वहां से डायरेक्ट यहाँ से भी होता है, ये HTML के अंदर में ही इवेंट, बहुत सारा इवेंट लगा सकते हैं ऑन क्लिक ऑफ। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा ऐड इवेंट लिस्ट में तो अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े ही थे, किसी को सेलेक्ट कर लिया फिर उसके अंदर इवेंट लिस्ट में लगाइए। तो एक इवेंट यहाँ से ये हो गया सबमिट वाला। तो यहाँ से एक फंक्शन कॉल किए ये वाला, ठीक है, और ये फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए। तो ये फंक्शन फिर वही, अगर ये देखिए यहाँ पर हटाते हैं तो भी रिफ्रेश होता है। हाँ, रिफ्रेश तो हो रहा है अभी भी। अलर्ट वाला हटा देते हैं। अभी भी सेम हो रहा है, और हो गया। देखिए अब वो काम कर रहा है, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला। पहले क्यों नहीं हो रहा था? प्रिवेंट डिफॉल्ट इस पर नहीं काम कर रहा है। हम एक बार और भी ट्राई किए थे, वो जनरल को बता रहे थे, तभी यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं तब। हाँ, यहाँ से इवेंट लिस्ट में लगा के, तो उसमें उसका रेफरेंस नहीं पहुंच रहा था, उसका रेफरेंस नहीं ले पाता। इवेंट का जो आता है ई या फिर कुछ भी यहाँ पे लिखिए। तो ये हो गया अभी। फिर फंक्शन कॉल पे जब ये बटन पे ये क्लिक कर रहे हैं तो वो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये फंक्शन कॉल पे बहुत कुछ आप करवा सकते हैं, जैसे कि आप सेलेक्ट करिए, किसको सेलेक्ट करना है, इनपुट वाला को उस फंक्शन के अंदर में। इस इनपुट का ये करना है, और यहाँ से वैल्यू लेना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसका वैल्यू लेना है। तो फिर फॉर्म्स को सेलेक्ट करने के लिए और भी है, आईडी से सेलेक्ट करिए या फिर करिए, लेकिन फॉर्म का सेलेक्ट करने का एक अलग ही तरीका दिया हुआ है। जैसे ये, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर फॉर्म्स नाम का एक अलग ही अरे ही है, तो वहां से कर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा है, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, लॉग करवाइए डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाएं, देखिए सारा जो डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा होता है सारा चीज दे दिया ना, डॉक्यूमेंट से लेके HTML से लेके पूरा हेड अलग, पूरा फिर हेड के अंदर में जो है बॉडी, फिर इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन अभी उसके अंदर 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 नहीं दिखा रहा, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। फिर अगर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स लिखते हैं तो फिर क्या दिखाता है, देखिए फॉर्म्स के अंदर में जितना फॉर्म होगा सारा दिखा देगा, ठीक है। तो अभी तो आपके पास एक ही फॉर्म है, तो वो 0 नंबर का एरे के रूप में दिखा रहा, तो 0 नंबर ये लॉगिन फॉर्म, उसका आईडी भी दिया हुआ है वो दिखा रहा है। तो 0 वाला को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, 0। तो आपका ये दिखा दिया, ठीक है। फिर उसका आईडी से बता रहा है ना ये, माई फॉर्म, अच्छा नेम से है। तो एक तो 0 से एरे के रूप में होता ही है, तो 0 1 2 3 दे ही सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर में होता है। और यहाँ पे नेम दिया गया फॉर्म के अंदर, तो जिसे नेम देते हैं।
लॉगिन फॉर्म, और यहाँ से अब उसको सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये ठीक है, तो देखिए पूरा आपका फॉर्म का पूरा रेफरेंस दे दिया। और अब उसके अंदर का चीज़ों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि अ, इसके अंदर जो चीज़ है ना वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा या फिर एरे के रूप में आएगा। तो बहुत सारा ये इनपुट है तो वो एरे के रूप में आएगा। तो सारे नेम को अब हम पकड़ सकते हैं। इसके अंदर इनपुट में नेम दे दीजिए नेम। इसमें क्या रखे हैं, यूजर आईडी और एक पासवर्ड। तो यूजर नेम दे दीजिए और पासवर्ड, ठीक है। तो आईडी के जगह पे यूजर नेम लिख दीजिए। आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यूजर नेम तो उसका देखिए उस वाला इनपुट का रेफरेंस आएगा जिसका नेम यूजर नेम रहेगा। देखिए आ गया, उसका पूरा रेफरेंस आ गया। इनपुट पूरा एकदम उसका टैग ही उठा के दे दिया। अब उसके अंदर डॉट नाम का वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है वैल्यू कहाँ से, जब इसके अंदर कुछ फिल करते हैं। तो हम ये सब चीजें अब कहाँ लिखेंगे, फंक्शन के अंदर में। कौन फंक्शन के अंदर में, ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है, तो ये सबमिट वाले जब सबमिट पे क्लिक होता है तब। और ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट ये तो रहेगा ही। तो आईडी के थ्रू तो जिसे सेलेक्ट कर ही सकते हैं, ये सब तो अभी देख ही लिए, फॉर्म का तरीका से हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वायर या फिर लेट से ले लेते हैं, लेट यूजर नेम और ये डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स लॉगिन फॉर्म, ये नेम है उसका, फॉर्म्स का नेम है, और फिर उसके अंदर इनपुट का जो नेम है वो, तो उसका इसका क्या लेना है, वैल्यू, क्योंकि वैल्यू नाम तो उसके अंदर ऑलरेडी एट्रीब्यूट रहता है। तो यूजर नेम में आ जाएगा, सेम पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड और नाम वेरिएबल में फॉर्म्स के अंदर जो लॉगिन फॉर्म के अंदर में जो पासवर्ड इनपुट होगा उसका भी वैल्यू आ जाएगा। और फिर अभी हम इसको कंसोल करके आपको दिखाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड दोनों। अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, और पासवर्ड में कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ईमेल और पासवर्ड यहाँ से आ गया ना, डेटा सारा यहाँ प्रिंट करवा दिए। अब इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये वेरिएबल में स्टोर हो गया, इसको हम मैच करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं वो करेंगे। तो ये तो हो गया आपका लॉगिन वाला। तो पहले तो लॉगिन का नहीं होना चाहिए आपका, पहले रजिस्टर वाला चीज़ होना चाहिए। पहले रजिस्टर करेंगे, उस डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे, फिर जाके वो करेंगे। तो लॉजिक तो सेम वही रहेगा। यहाँ पे एक और फॉर्म रहेगा जो जो कि आपका दिक्कत होगा इसमें, इस तरीके से डिजाइन करना होगा ना कि दो फॉर्म यहाँ पर देना होगा। डिजाइन तो
क्योंकि एक फॉर्म के अंदर में दूसरा फॉर्म नहीं दे सकते हैं, ये दूसरा फॉर्म फिर आपका बाहर चला जाएगा, बाहर में रहना चाहिए, ये होगा। पर उसके लिए आपका डिजाइन ही ऐसा है कि बटन सबसे नीचे जा रहा है। ये रो और ये फॉरगेट पासवर्ड और ये बटन, ये और देखिए आइडियली होगा क्या ना कि ये सब सेम रहेगा और ये वाला पार्ट आपका चेंज होगा पूरा। तो आपका डिजाइन में ये फॉर्म के बाहर रहना चाहिए, कि किसी भी फॉर्म के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो वो बनाने के लिए क्या बनाए थे, यहाँ पर है ना। सिर्फ एक इनपुट वाला ही ना बढ़ा हुआ है रजिस्टर्ड वाला में। हाँ देखिए ना, ऐसे होगा। नहीं बढ़ा हुआ वो तो है ही है, लेकिन सारा चेंज होगा ना आपका, वो भी चेंज होगा। यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ आना चाहिए, ये बटन थोड़ी रहेगा। और ये रिमेम्बर मी, ये पासवर्ड, ये बटन नहीं रहेगा, वो तो वो रहेगा तो ही। अलग पेज बनाने के लिए हम बोल रहे थे कि अलग पेज बनाना पड़ेगा कॉपी पेस्ट कर। हाँ अलग पेज होता, पर फिर ये बटन का चीजें वो भी कर सकते हैं। ये बटन के अंदर रेफरेंस देके। नहीं, लेकिन ये डिजाइन का मतलब ना, उसमें जो डिजाइन है ना उसका मतलब ये रहता है कि इस पे क्लिक करने पर स्लाइडर की तरह रहता है। ये लॉगिन अच्छा। लॉगिन वाला आ जाएगा और जब इस पे क्लिक करिएगा ना तो ये हाँ, हट के इधर चला जाएगा और रजिस्टर वाला मतलब एक ही पेज में वो कोड लिखा हुआ है, यही ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा। हाँ, तो वो ठीक, वो बता दीजिए कैसे लिखेंगे वो? तो वो क्या, ये पूरा ये सारा चेंज होगा और ये वाला बटन आपका रहेगा, ठीक है। तो एक काम करिए, इस वाला को यहाँ से हटाइए और यहाँ यहाँ रखिए। तो ये वाला पार्ट पूरा ही हटेगा, ठीक है। और फिर दूसरा फॉर्म स्टार्ट होगा, रजिस्टर वाला। और इसके अंदर अ, ये इनपुट तो जाएगा ही, सेम कॉपी हाँ। ये रखिए, प्लस बटन भी जाएगा। पर यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड बढ़ेगा, एक और फील्ड बढ़ेगा, लेकिन फर्स्ट में रहेगा नेम। तो यहाँ पे नेम, नेम के अंदर में नेम भी रख दिए हैं और टेक्स्ट रहेगा, प्लेस होल्डर में प्लीज इंटर नेम। और यहाँ पे ईमेल, ठीक है। प्लीज एंटर ईमेल, ठीक है। और एक पासवर्ड के लिए रहेगा, ठीक है। और ये हो गया। फिर करना क्या है ना कि इसको डिस्प्ले नन करवाना होगा, डिस्प्ले हाइड करवाना होगा। तो इसका भी आईडी रख देते हैं, रजिस्टर फॉर्म। और नेम रख देते हैं, रजिस्टर फॉर्म। अभी देखिए क्या होगा। अभी जब इसको रिफ्रेश करिएगा तो दो आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक आ रहा है। एक टाइम में एक डिस्प्ले होगा, एक हटेगा। तो किसके चीज पर होगा।
तो ये होगा, देखिए जावास्क्रिप्ट का थ्रू ऑन क्लिक पर इस दोनों बटन को पकड़ेंगे, लॉगिन बटन, इसका भी आईडी रख लीजिए, आईडी रखना चाहते हैं तो लॉगिन टॉगल बीटीएम, ठीक है। और इसमें आईडी देना है रजिस्टर टॉगल बीटीएम। अब देखिए क्या होगा, इसको सेलेक्ट किया, जावास्क्रिप्ट में गए और ऊपर में अभी फॉर्म वाला को नीचे रखते हैं, तो डॉक्यूमेंट, हालांकि 2 CSS लिखना होगा तो अच्छा हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और एक ही है, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। तो यही होगा, इस वाले बटन पे जब क्लिक होगा ना, क्योंकि एक टाइम में एक ही को डिस्प्ले करवाना है। जब टॉगल बटन को क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन को, मतलब कि फर्स्ट वाला को क्लिक करेंगे तो इसको डिस्प्ले करवाएंगे, इसको हाइड कराएंगे, ठीक है। और जब इसको इसको क्लिक करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे, तो यही करना है। तो स्क्रिप्ट में क्या किया है, पहले लॉगिन वाला कर रहे हैं ऐड इवेंट लिस्ट में, जब इसको क्लिक करें तो फंक्शन में क्या कर रहे हैं ना, फिर से सेलेक्ट किए लॉगिन वाले फॉर्म को, देखिए ये दो फॉर्म है ना, तो लॉगिन हाँ वाले फॉर्म को डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिए तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, और रजिस्टर वाले को डिस्प्ले नन कर दिए, ठीक है। ठीक। हम्म, और फिर यही सेम चीज दोहराएंगे रजिस्टर के लिए, देखते हैं। बिना लिखे हुए आ जाता है ये। देखिए, तो इस वाले बटन पे क्लिक पर हम लॉगिन वाला को ब्लॉक करवाएंगे और रजिस्टर वाला को नन करवाएंगे, फिर रजिस्टर वाला पे लॉगिन को नन कराएंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे, देखिए ये होगा। अब बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा आपका लॉगिन, और रजिस्टर वाला डिस्प्ले नन रहेगा। तो यहाँ पर हम CSS में कर देंगे ये है, इस डिस्प्ले नन, ठीक है। और लॉगिन को कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट अभी रन जब करवाइएगा तो ये ब्लॉक रहेगा, ये नन रहेगा, देखिए। तो ये दिख रहा, ये हट गया। अभी रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो
काम नहीं किया। गेट एलिमेंट वाई आई डी क्लिक पर यह फंक्शन कॉल करना है। वहीं से एरर देखिए पता चलेगा, कुछ दिया था लिखा हुआ। अच्छा एरर आ रहा है। हाँ, 10 के प्रॉपर्टीज ऑफ नल। फिर से रन। शुरू साइड में इवेंट लिस्ट में। शुरू में ही दे रहा है 10 के नंबर पे। पांच पे एरर नहीं 3 पे एरर नहीं आ रहा, इस पे एरर आ गया। अभी कोई एरर नहीं। तो उल्टा करके परफॉर्म करा के खाली देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए पर रजिस्टर वाला पे काम क्यों नहीं, ऐड इवेंट लिस्टनर क्यों नहीं लगा सकते हैं इसमें। तो मैच नहीं कर रहा था। हाँ अभी रन है। देखिए तो इसका चेंज किया था ना, ब्लॉक ब्लॉक नन। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा था पहले, क्यों नहीं? वो स्पेलिंग मिस्टेक था थोड़ा। ये अच्छा, लग रहा था मुझे ना आर कि कैपिटल में यहाँ पर स्पेलिंग। दिया हुआ। तो अभी समझ गए ना क्या कर रहे हैं। इस वाला बटन हाँ, ये तो। इस वाला बटन पे क्लिक करके हम इस एक फॉर्म को डिस्प्ले कर रहे हैं, एक फॉर्म को हाइड कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, तो जिसको जिस टाइम में डिस्प्ले करवाना है वो लॉजिक समझ गए हैं, बस जिसको करवाना है उसको यहाँ पर फिर उसके अंदर सीएसएस लगा सकते हैं। दूसरा तरीका, इसके पहले हम समझ ही गए कि हम किसी को सेलेक्ट करके हम उसके अंदर हम वो कर सकते हैं, उसके अंदर स्टाइल लगा सकते हैं, तो वो स्टाइल लगा रहे हैं। तो अभी जैसे बार बार देखे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट करना पड़ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर हम सेलेक्ट करके रख सकते हैं ना, और बार बार उसी रेफरेंस को यूज करेंगे। लॉगिन फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया, फिर रजिस्टर फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे। लेट लेट सी रखते हैं।
इसको भी लेट सकते हैं। देखो, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। आप देखिए बार बार जो ये करना पड़ रहा है ना, ये मत करिए। लॉगिन फॉर्म के लिए एक बार जब सेलेक्ट कर लिया तो उसका रेफरेंस यूज करेंगे। तो लॉगिन फॉर्म ये है ना, तो इसको यहाँ पर लॉगिन फॉर्म लिखिए। इतना लंबा लेंदी नहीं होगा। ये देखिए बात सही किए, क्या हुआ। ये भी एकदम बहुत सही किए हैं। बस यही करना है। एक बार उसको सेलेक्ट करके वेरिएबल में उसका रेफरेंस रख लीजिए और उसी को यूज करिए बार बार। इतना बार बार हम्म, सेलेक्ट, इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा। देखिए हो गया। और अब फिर उसी फॉर्म के ऊपर इवेंट लिसनर भी लगाना था, तो वो भी काम आ जाएगा यहाँ पर। अब उस वाले फॉर्म पे, फर्स्ट वाला फॉर्म पे ये है। अब सेकंड वाला मतलब फॉर्म अभी से, जितना भी काम हुआ परफॉर्म, ये दोनों हाँ, फंक्शन का ही ना हुआ है, सिर्फ जो नीचे जो फॉर्म वाला लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म डॉट एड इवेंट, इसका तभी कोई काम नहीं ना हुआ है। अभी इसका काम हुआ है ना। ऑन सबमिट पर इवेंट लिसनर लगा रहे हैं ना, फिर उसका ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं सबमिट हाँ, पर। और तो अभी पर इसका मेन काम नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ दिखाए थे, लेकिन पहले रजिस्टर वाला काम होगा, उसके बाद लॉगिन वाला काम होगा। तो अब रजिस्टर वाले फॉर्म पे हम वो कर रहे हैं, इवेंट लगा रहे हैं ऑन सबमिट पर। ठीक है, अब इस ये फंक्शन कॉल करेंगे। पर इसमें हम वैल्यू लेंगे लेट। इसमें क्या है, एक नेम है, दूसरा ईमेल है, तीसरा पासवर्ड है। और इस सबको सेव करवाएंगे लोकल स्टोरेज में। पर उसके लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कॉन्स्ट यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और ये। तो अभी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, अभी तो यहाँ पर समझ रहे हैं क्या हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में एक रूल है, पहले तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू के पेयर में रहता है इस तरीके से। हम्म, ईमेल यहाँ पर कॉम आ जाएगा। कॉमा कॉमा, और ठीक है, और दूसरी बात में भी ये कोटेशन में भी जा सकता है इस तरीके से। ये रहता है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन कोटेशन नहीं भी है तब भी चल रहा है काम। ठीक है, लेकिन क्या कहता है ना कि जावास्क्रिप्ट में कि अगर आपका वैल्यू भी, वैल्यू का जो वेरिएबल है ना, वो भी आपकी की के वैल्यू की, जो की का नाम जो है ना, दोनों सेम है, तो आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं अगर दोनों का नेम सेम है तो उससे क्या होगा कि लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। उसी नाम का की भी बन जाएगा, नेम नाम का की भी बन जाएगा, और उसी वेरिएबल भी स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर डिफरेंट है, अब मान ली नेम नाम का आपका वेरिएबल है और यहाँ पर की बनाना चाहते हैं आप यूजर नेम ऐसे, तो फिर डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे एक ही रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट जिसको पास करेंगे उसमें पहले कंसोल करवा लेते हैं कि क्या हो रहा है, यूजर का डेटा आ रहा है या नहीं। रजिस्टर में जाएंगे, नेम भरेंगे, ईमेल भरेंगे, फिर ये पासवर्ड। देखिए एक ऑब्जेक्ट आ रहा, ईमेल आ हाँ, गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। इसी ऑब्जेक्ट को लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। तो लोकल स्टोरेज के लिए होता है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम
यूजर नाम का ये की बना रहे हैं कहाँ, लोकल स्टोरेज में। ये यूजर वाला जो वेरिएबल है ना, वो अपना है, अपना ऑब्जेक्ट का, ये यहाँ पर है जो है। इस वाला यूजर नाम का बना वहां पे स्टोरेज में जाके बनेगा। तो इस तरीके से ये सेव हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल जैसे ही होगा तो अभी आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके, तो यहाँ पर मिलेगा आपका लोकल स्टोरेज। देखिए अभी कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पर फाइल में। यहाँ पर अभी रिफ्रेश करते हैं, रजिस्टर में जाते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड सेव करते हैं। तो कंसोल में तो वो प्रिंट कराया है। एप्लीकेशन में जाइए, देखिए यूजर नाम का एक की बन गया, उसके अंदर एक ये ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए ये डेटा सेव हो गया। फिर से करिएगा, अगर देखिए ये करते हैं, चेंज किए और फिर से रजिस्टर करते हैं, तो इस बार भी वही होगा। लेकिन अब क्या करवाना होगा ना, अब हमें एरे करवाना होगा, पास करवाना होगा, जो कि यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मल्टीपल यूजर का डेटा हो सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट, ये यूजर जो है ना लोकल स्टोरेज में, उसको एरे रखेंगे और हम ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे करना होगा। और पहले इसको डिलीट करते हैं। डिलीट हो गया। और अभी सेव करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अभी तो वो करना होगा, डिलीट करिए, रिफ्रेश हुआ और एक पेज रिफ्रेश किए तो वहाँ पर चेंज किया है ना। रजिस्टर में गए, ये किए, फॉर्म भरे, पासवर्ड, और रजिस्टर पर क्लिक किए और यहाँ पर सेव कर। तो अभी भी नहीं बना। आ, एरे बनाने के लिए तो बस इतना ही करना होगा। बस पास करना होता है एरे। ठीक तो है। तो काम करते हैं कि यूजर्स नाम का एक वो बनाते हैं, कॉन्स्ट, कॉस्ट नहीं, क्योंकि वो तो चेंज होगा ना। वायर डेटा, एरे बना के छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पे डेटा डॉट पुश, और फिर डेटा को पास करते हैं।
मेरा बन गया। फिर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, फिर इसी तरीके से दूसरा यूजर आएगा तो उसके अंदर पुश करेंगे। लेकिन ये जो डेटा आ रहा है ना, वो पहले इम्पटी नहीं रहेगा, पहले आएगा कहीं से। तो आएगा कहाँ से? लोकल स्टोरेज से। तो लोकल स्टोरेज से पहले लेने के लिए ये करेंगे, लोकल स्टोरेज गेट आइटम यूजर्स, ठीक है। और ये यूजर्स नाम का रहेगा। फिर तो वहाँ भी यूजर्स करना पड़ेगा ना, कॉन्स्ट यूजर्स, फिर यहाँ अ, पुश। हाँ, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये यूजर नाम का बनाया नहीं था ना, अभी डिलीट करेंगे, फिर से यूजर नाम का ही सेव करेंगे इस बार। तो पहले तो ये चेक करना होगा कि वहां पर है या नहीं, ठीक है। यूजर्स नाम का वेरिएबल। और अब यहाँ पे पहले चेक करते हैं, क्योंकि अभी तो वहां पे कुछ नहीं है। अभी इन लोग को ऐसे करते हैं। अभी कुछ यूजर्स नाम का यहाँ पर तो कुछ की नहीं है लोकल स्टोरेज से, पर लोकल स्टोरेज से हम गेट कर रहे हैं यूजर्स नाम का, ठीक है। तो कहाँ यहाँ पर क्या आएगा उसको पहले प्रिंट करवा के देखते हैं। हाँ जी। जैसे कंसोल में नल, तो नल। हम चेक करेंगे पहले कि इफ कंडीशन यूजर्स अगर नल है तो यूजर्स में हम ब्लैंक डिफाइंड कर देंगे, ठीक है। अगर इल्स में अगर यूजर्स नल नहीं है तो इसका मतलब है कि यूजर्स में कुछ डेटा है, ठीक है। तो यूजर्स में कुछ डेटा है तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लोकल स्टोरेज से आता है डेटा या फिर जाता है तो उसको पहले जेसन में कन्वर्ट करना होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट में लाना होता है, फिर उसको उसके फॉर्म में, क्योंकि दोनों का अलग अलग डेटा टाइप होता है। तो पहले जेसन डॉट पार्स से उसको ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यूजर्स आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यूजर्स नाम अभी तक क्या पता चलेगा ना कि यूजर्स नाम का की है उसके अंदर। अगर नल नहीं है तो यूजर्स नाम का की है, लेकिन क्या पता कि उसमें डेटा एक भी नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो उसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर से एक बार चेक करेंगे यूजर्स को। क्या क्या करेंगे चेक? उसका लेंथ चेक करेंगे, उसका लेंथ चेक करेंगे कि यूजर्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो, यानी कि उसका लेंथ जीरो से अगर बड़ा है तब उसके अंदर डेटा है, हम कंफर्म कर रहे हैं। अगर नहीं है तो उसके अंदर जीरो डेटा नहीं है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं ना कि इतना पे भी हम काम चला सकते हैं कि अगर नल है तो ये कर देंगे, अगर है तो उसके अंदर मतलब कि जो डेटा है वो रहेगा, बाकी उसको पुश करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये डेटा से, जो हम फॉर्म से ले रहे हैं, ये बनाए डेटा, ठीक है। तो इसको पहले ही बना देते हैं इधर, हम्म। ठीक है। फॉर्म से डेटा लिए, उसको ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम लोकल स्टोरेज से पहले डेटा ले रहे हैं कि उसके अंदर ऑलरेडी है या नहीं। तभी तो, नहीं तो फिर डायरेक्टली तभी तो हम पुश या पॉप कर सकते हैं। अगर कोई यूजर नाम का वो चीजें है ही नहीं, अब यूजर्स नाम का यहाँ पर पुश कर दिए ये वाला डेटा पुश यूजर को। अब लोकल स्टोरेज में फिर से सेव करवा दीजिए किसको? यूजर्स को। और ये यूजर्स वाला डेटा। अब अगर यूजर से कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि ये कौन सा यूजर है, वो कौन कौन सा यूजर है, तो डेटा नाम रख सकते हैं। हाँ, सही रहेगा। ये अपना वाला यूजर है, जो कि इसको हम डेटा रखेंगे, ठीक है।
ये यूजर्स कहाँ से आ रहा है? लोकल स्टोरेज से, ठीक है। वहाँ यूजर्स थोड़ी यूजर्स कहीं नहीं है लिखा हुआ, तो आएगा नहीं, तो इस यूजर नहीं। ना है वो। हाँ, तो वही तो यहाँ चेक कर रहे हैं ना, कि अगर यूजर्स नहीं रहेगा ना तो नल दिखाएगा। मतलब यूजर्स नाम का अगर कोई की नहीं है अगर लोकल स्टोरेज में, तो नल दिखाएगा। हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो यही तो चेक कर रहे हैं यहाँ पर, कि यूजर से कुछ ले रहे हैं तो यहाँ पर डेटा में कुछ नहीं आएगा, नल आएगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि डेटा के अंदर में नल है। अगर नल है तो यानी कि वहाँ पर यूजर्स नाम का कोई की है ही नहीं है, तो फिर नया ऑब्जेक्ट, नया एरिया बनाएंगे हम। तो हम आ, चेक क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो चेक कर रहे हैं ना, कि हम पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली ये करेंगे। देखिए, डेटा डॉट पुश। तो डेटा डॉट पुश कब करेंगे? जब डेटा नाम का एरे अवेलेबल होगा तभी ना। एरे के अंदर में पुश नाम का फंक्शन यूज होता है, हम्म, उसके अंदर वैल्यू पुश करने के लिए। तो हम्म, डेटा नाम का कोई एरे है क्या? तो हम अपने से बनाएंगे इसे, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जब पास कर रहे हैं ना, एक्चुअली में ये कर रहे हैं कि हम यूजर रजिस्टर्ड ऑलरेडी है या नहीं, वो समझे? हाँ, कि मान लिया जाए कि डेटा अगर हम जो अभी ईमेल आईडी रजिस्टर कर रहे हैं, अब वो पहले से रजिस्टर्ड है, तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले वहां से डेटा लेंगे तब ना। हाँ, चलिए, अभी उतना कंफ्यूज हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं कि हम तो पहला नंबर तो एरे के रूप में हम वहां सेव करवाना चाहते हैं। तो डेटा नाम का एक एरे बना है, एरे में पुश कर दिए इस वाला ऑब्जेक्ट को, हम्म, ठीक है। और हम्म, वहां पे पास कर दिए यूजर्स नाम का की बनाए, वहां पर लोकल स्टोरेज पे बना रहे हैं अभी, ठीक है। और ये डेटा पास कर दिए। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा? रजिस्टर पर गए, नेम गए, ईमेल गए, और ये किए रजिस्टर। और इसमें एप्लीकेशन में जाइए, देखिए यूजर्स नाम का बन गया कि, हम्म, और एक एरे बना है, एरे में जीरो इंडेक्स, एक ही डेटा है तो जीरो इंडेक्स पर, और वो जीरो इंडेक्स पर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अभी एक और कमाल देखिए, अभी फिर से रजिस्टर करते हैं, एक बार आप क्लिक किए यहाँ पर और रिफ्रेश करिए ऐसे। तो दोबारा फिर करेंगे तो कुछ, हाँ, तो अभी तो वो हो ही नहीं रहा। देखिए, जब दूसरा डेटा हम यहाँ पर फिर से कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये कर रहे हैं, देखिए, फिर रजिस्टर किया तो रिफ्रेश किए, तो क्या हो रहा? वीर कुंवर भारती था ना, वीर कुंवर आ गया। मतलब एक ही डेटा हो रहा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर बार ये नया एरे बन रहा है, और फिर एक ही चीज एक ही बार एक यूजर को उसमें डाल रहे हैं और फिर उसको सेव करा रहे हैं। और दोबारा फंक्शन फिर से रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, रजिस्टर पर जब सबमिट पर क्लिक होता है तो ये फंक्शन फिर कॉल होता है, फिर दोबारा से डेटा नाम का वो बनता है, नया एरे बनता है, और फिर से एक ही डेटा सेव होता है। तो आइडियली हमें क्या करना पड़ेगा, कि पहले लोकल स्टोरेज में जो डेटा है ना, उसको पहले हम लेंगे, उसके बाद इस वाले डेटा में रखेंगे, और फिर एक डेटा ऐड करेंगे उसमें, ना कि नया एरे बना के उसको रखेंगे। इसलिए पहले हम क्या करेंगे कि लोकल स्टोरेज से डेटा पहले लेंगे। तो लोकल स्टोरेज से ये अभी नया एरे नहीं बनाएंगे। नया एरे क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि डेटा ऐड करना है ना, तो हम डेट लोकल स्टोरेज से डेटा लेंगे। देखिए, लोकल स्टोरेज से डेटा ले लिए, यूजर्स नाम का उसमें है डेटा। बस बस ये जो यूजर्स है ना, हाँ, ये यूजर सब कहीं है लिखा हुआ? यूजर्स खाली लोकल स्टोरेज में है ये। लोकल स्टोरेज में लिखा हुआ है यूजर्स? हाँ ना, है ना ये। हम्म,
और ये इधर कहीं लिखा हुआ होगा तभी तो वहाँ गया होगा लिखा के, ये हम कह रहे हैं। ये यहाँ गया, यहाँ से गया था, पहले सेट कर रहे थे। हाँ, 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 अब समझ में आ गया। तो पहले यूजर्स नाम का की सेट किए हैं। हाँ, पहले सेट किया था हाँ, तब तो सर। वहाँ कुछ नहीं रहता, हम जो सेट किए वही दिखा रहा वहाँ पर। हाँ, चलिए। उल्टा नहीं लिखा रहा था, पहले सेट किए वो गेट ऊपर लिख रहे हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़ कर गए थे। हाँ, तो गेट ऊपर इसलिए लिखना पड़ रहा ना कि मान ले कि अभी हम कुछ नहीं है, मान ले कि यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, ये देखो अभी नया है बस, समझ आइए। ये रिफ्रेश किया, यहाँ कुछ की है नहीं है। नहीं। जब सबमिट करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिए उस डेटा का, और यहाँ नया एरे बनाए, और फिर इस वाले डेटा को इस एरे में पुश किया, ठीक है। अब यहाँ से हुँ, सेट आइटम से, ये जो सेट आइटम फंक्शन है ना, ये कॉल करके हम यूजर्स नाम का की बना रहे हैं अभी लोकल हुँ, स्टोरेज में, हुँ, और वो डेटा सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन रन होगा तो इसके अंदर एक यूजर्स नाम का की बनेगा, ठीक है, और वो वैल्यू में ये डेटा जाएगा, ये डेटा जाएगा। किस रूप में जाएगा, ये तो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं एरे में, तो स्ट्रिंग में। ये एरे फिर यहाँ पास होगा, तो यहाँ पे यूजर्स नाम का की बनेगा, इधर एक एरे बनेगा, ठीक है। ये रहा, अब यहाँ पर रिफ्रेश करिए, देखिए आ गया यूजर्स नाम का की, और ये डेटा आ गया। लेकिन फिर जब हम दोबारा सबमिट करते हैं, अब देखिए चेंज कर रहे हैं नेम, ईमेल भी आप चेंज कर देते हैं थोड़ा, देखिए लीजिए चेंज करते हैं। अब रजिस्टर करते हैं, ठीक है, रजिस्टर पर क्लिक किए, अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या हुआ, डेटा तो एक ही है, रिप्लेस हो गया वीर कुंवर, ईमेल चेंज हो गया। पहला वाला डेटा तो आइडियली होना चाहिए ना, हाँ, वो रहना चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम फिर से वही कर रहे हैं कि डेटा एक नया एरे बना रहे हैं, और फिर उसके अंदर ये पुश कर रहे हैं फॉर्म वाला डेटा को, और फिर नया डेटा पास कर रहे हैं, तो पहले से हटा के उसको रिप्लेस कर दे रहा है। तो इस केस में क्या करना होगा, ये पहले सेट करने से पहले लोकल स्टोरेज से पहले डेटा लेंगे, ठीक है, और इस वाले डेटा में स्टोर कराएंगे, और फिर जो नया फॉर्म का डेटा आएगा ना उसको अंदर ऐड करेंगे, जो पहले से उसमें है लोकल स्टोरेज में। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले से है जो पहले से जो रहेगा वो भी रहेगा, नया आएगा वो भी उसके अंदर ऐड करके फिर से पास कर देंगे, क्योंकि वहां तो आइडियली वहां हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में, वहां डायरेक्टली रिप्लेस ही होगा। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि वहां से पहले डेटा ले लेंगे, फिर एक वेरिएबल में रख लेंगे, यहाँ पर तो हम ऐड कर सकते हैं, और फिर पास करेंगे तो वहां जाकर रिप्लेस कर देगा नया पूरा डेटा, समझ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर नया एरे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर पहले लोकल स्टोरेज से डेटा लेंगे, डॉट गेट आइटम यूजर्स, तो अब यूजर्स के अंदर में डेटा रहेगा, तो वो डेटा आ जाएगा इसके अंदर डेटा नाम का वेरिएबल में, ठीक है। और इस वाले ऑब्जेक्ट तो कौन सा, वो किस रूप में आएगा, वो एरे के रूप में आएगा, क्योंकि वो एरे है, यहाँ पे देखिए एरे है ना, हुँ, देख रहे हैं एरे है, तो एरे है, तो अब यहाँ पे पुश करेंगे, पुश करने का मतलब क्या हुआ कि नया वाला फॉर्म का जो डेटा आएगा ना, डेटा के अंदर में जो भी डेटा रहेगा वो रहेगा ही, इसको प्लस कर देगा, पुश कर देगा उसके अंदर। तो अब देखिए क्या होगा, रिफ्रेश किया, ऑलरेडी यूजर्स में है, अब फिर से रजिस्टर करते हैं, ये किए, ईमेल चेंज करते हैं, रजिस्टर पर क्लिक किया, अब रिफ्रेश करते हैं, तो पहले तो ये हो गया, अभी कोड को तो वो नहीं करवाए ना, फिर से ये किए, लोकल स्टोरेज में अभी एक डेटा है इधर, अब फिर से देखिए नया नाम से रजिस्टर करते हैं, इस नाम से करते हैं, पासवर्ड वही रहने देते हैं, रजिस्टर किए, अब रिफ्रेश करिए, फिर से वही हो रहा है,
और एक्चुअली इसको वो करना होगा ना स्ट्रिंग, पहले तो कन्वर्ट करना होगा डेटा को जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज ये। तो आपका ये रहा, पहले से एक डेटा है, नया रजिस्टर करते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए ऐड हो गया। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि पहले लोकल स्टोरेज से डेटा ले लिए हम इसमें, ठीक है, और फिर नया वाला डेटा को यहाँ पे पुश कर दिए इसके अंदर, तो 2 डेटा हो गया और दोनों डेटा को फिर से यहाँ पे पास कर दिए। तो पहले से जो यूजर्स में यहाँ पर रहेगा उसको हटा के नया वाला फिर आ जाएगा। तो नया में तो 2 डेटा है तो दोनों आ गया। अभी फिर से रजिस्टर करिए, यहाँ पर कुछ इधर बीट डालिएगा, ईमेल चेंज करिए, रिफ्रेश करिए, ऐड हो गया। अब ऐसे इसी तरीके से ऐड होता जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि अब हम ये फंक्शन लिखे हैं, ठीक है, तो चलो ऑलरेडी उसके अंदर डेटा है तब, लेकिन तब हम पुश कर रहे हैं, तब ये एरे बनेगा, मतलब ऑलरेडी उसके अंदर डेटा रहेगा तो इसके अंदर एरे बनेगा। लेकिन अगर हम कल को आएंगे यहाँ पर, तो कल तो लोकल स्टोरेज का डेटा मान लीजिए खत्म हो जाता है, यहाँ से पूरा डिलीट हो जाता है, कल तो खाली रहेगा, रन कराएंगे नया प्रोग्राम, तो कोड तो आपका ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। इसके पहले क्या किए थे? पहले तो इम्पटी एरे बनाए थे, तब ना यूजर्स नाम का की बना था। अभी तो की बनने से पहले यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ तो एरर आ जाएगा, क्योंकि उसको तो मिलेगा ही नहीं यूजर्स नाम का की। तो डेटा में क्या आएगा? नल आएगा। जब नल आएगा तो डेटा डॉट पुश कर सकते हैं, क्योंकि एरे तो है ही नहीं है ये। तब इस केस में यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि फर्स्ट टाइम हम रन करवा रहे हैं क्या। फर्स्ट टाइम जब रन करवाएंगे तो नल ही आएगा एक्चुअल में। तो नल आएगा तो हम डेटा को क्या करेंगे, फिर से एक एरे बनाएंगे, नया एरे बनाएंगे। यानी फर्स्ट टाइम जब रन करवा रहे हैं तो यूजर्स नाम का की है ही नहीं है लोकल स्टोरेज में, तो फिर उस केस में हम चेक कर लेंगे कि नल है, यानी फर्स्ट टाइम हम प्रोग्राम रन करवा रहे हैं। तो नल है, नल रहेगा, फर्स्ट टाइम रन करवाएंगे तो क्या करेंगे, डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे चेक करके, और अगर नहीं रहेगा तो इल्स में जाएगा। अगर नल नहीं है तो फिर इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर तो पुश होगा ही। तो अभी मान ली कि जिसे ये करते हैं, ये नहीं लिखते हैं, तब देखिए क्या होता है। रिफ्रेश करवाएं, अभी इसके अंदर कोई की नहीं है यूजर्स नाम का। अभी ये करते हैं, देखिए रजिस्टर किए, रिफ्रेश किए, कोई डेटा आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग पुश। पुश नाम का फंक्शन किस में हम अप्लाई कर सकते हैं? एरे में। लेकिन एरे तो है ही नहीं है डेटा, ये एरे है कहाँ? ये तो नल है, क्योंकि यहाँ से जो ये फंक्शन यहाँ नल रिटर्न किया है। क्यों? क्योंकि यूजर्स नाम का की है ही नहीं है लोकल स्टोरेज में। तब उस केस में हम यहाँ पर करेंगे चेक कि इफ डेटा इक्वल टू नल, तो फिर हम एरे बनाएंगे, अपना नया डेटा को एरे बना देंगे। तो अब इस केस में मान ली कि फर्स्ट टाइम अगर हम रन करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई यूजर्स नाम की की नहीं है, तो नया एरे बना देगा। देखिए नया एरे बने, अभी यूजर्स नाम का की आ गया। अब जब की आ गया, अब दोबारा जब फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो ये फंक्शन नल रिटर्न नहीं करेगा। अब ये लाइन नल रिटर्न नहीं करेगा, अब एरे रिटर्न करेगा। जब एरे रिटर्न करेगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट इसके पास जाएगा। तो एरे है तो डेटा डॉट पुश तो होएगा ही, एरे है तो डेटा डॉट पुश होगा ही। तो फिर अपना रेगुलर वाला जिससे काम करता है उसे करते चला जाएगा, ऐड करता चला जाएगा। देखिए 2 ऐड हो गया। लेकिन अब एक और चीज चेक करना है
कि नल नहीं है ना, अगर नल है तो ये करेंगे, लेकिन अगर नल नहीं है तो इल्स में जाएगा। इल्स में क्या करेंगे, इल्स में चेक करेंगे, इल्स में तो डेटा डॉट पुश करेंगे ही, प्लस हम चेक करेंगे कि उस डेटा के अंदर में इल्स में फिर से हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर कि डेटा डॉट लेंथ, एक केस और भी हो सकता है ना कि एलियन जी टी एच, एक केस और हो सकता है कि यूजर्स नाम का की बना हुआ रहे एप्लीकेशन में, लेकिन यहाँ पर कोई डेटा ही नहीं रहे, ये भी तो हो सकता है। हाँ तो उस केस में हम चेक करेंगे ना कि अगर वहां पर कोई डेटा नहीं रहेगा तो उसका लेंथ कितना आएगा, एरे का, एरे के अंदर कोई अगर की नहीं रहेगा तो एरे का लेंथ 0 आएगा। तो 0 से बड़ा रहेगा तभी तो उसके अंदर हम डेटा समझेंगे कि नहीं उसके अंदर डेटा है। तो इसी चीज को हम एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर और एंड लगा हाँ, सकते हैं। वही बोल रहे थे कि वहीं और लगा दें, एंड लगा दें। यहाँ पर एंड लगाएंगे हाँ तो डबल एम पर ये लगेगा ना, देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि दो केस में मतलब कि नल और नहीं एंड में यहाँ पर लेस एंड में दोनों कंडीशन सही होगा तो काम करेगा, और में दोनों में से कोई एक। ये होगा, मतलब समझे कि डेटा नल हो या देंगे यहाँ पर डेटा नल हो। डेटा नल कब आएगा, जब यूजर्स नाम का की ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर डेटा डॉट लेंथ 0 हो। दोनों ही केस में इस वाला ये जाएगा, डेटा का फिर से एरे बना के फिर से सेट करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई वो इसके अंदर नहीं जाता है तो इल्स में जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम चेक करेंगे, क्या करेंगे कि डेटा के अंदर में मतलब इस इल्स वाले में कब आएगा, जब डेटा डॉट या तो नल नहीं होगा या फिर डेटा का लेंथ 0 से मतलब ये होगा। तो इसको एक और कंडीशन कर सकते हैं कि डेटा का लेंथ 0 से छोटा या इक्वल टू हो, तब इसके पास जाएगा। 0 जब डेटा डॉट लेंथ हाँ डेटा जी डॉट मतलब डेटा का लेंथ 0 से बड़ा होगा तो फिर इसके अंदर नहीं जाएगा, यानी कि इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर आएगा मतलब कि डेटा के अंदर में कुछ ना कुछ डेटा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डेटा है तो फिर हम मैच करवाएंगे ना, कि अब हम यहाँ से मैच करवाएंगे कि डेटा, एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर डेटा डॉट एक फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि अरे अरे है क्योंकि उसके अंदर अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक अरे चलाएं डेटा डॉट लेंथ तक, और अब क्या करेंगे ना डेटा का आई में फर्स्ट डॉट ईमेल ईमेल इक्वल टू यहाँ पर एक कंडीशन लगा के देखिए डेटा मतलब डेटा के अंदर में मल्टीपल डेटा हो सकता है, तो उसको एक बार लूप चलाएंगे, फिर उसके अंदर से एक डेटा निकालेंगे और उसका ईमेल को चेक करेंगे। कौन सा इससे यूजर डॉट ईमेल,
या फिर डायरेक्ट ईमेल ये वाला वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली ऐसे ईमेल भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले डेटा के अंदर में ईमेल को चेक करेंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या। तो अगर एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो फॉर्म से डेट ईमेल आया है ना, वो ईमेल ऑलरेडी है लोकल स्टोरेज में, तो मैसेज देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर रिटर्न हो जाएगा, डेटा सेव नहीं होगा, फिर से दूसरा ईमेल वो करो। और अगर मैच नहीं करता तो इल्स में जाएगा। और तो एक काम करिए ना, वो मैसेज करवा के कि करिए, चेक करिए, चेक नाम का वेरिएबल बनाइए, वेर सी एच ए के चेक इक्वल टू ट्रू कर देंगे, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और चेक नाम का वेरिएबल बाहर में बनाएंगे। वेर चेक इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ये कर दिए। अब यहाँ पे नीचे में पूरा लूप चलने के बाद एक कंडीशन और लगाएंगे, चेक ट्रू, यानी कि ट्रू कब होगा, जब इसके अंदर ईमेल मैच कर जाएगा तो ये अलर्ट करवा देंगे। अगर चेक फॉल्स रहा तो यानी कि उसके अंदर मैच नहीं किया, तो फिर हम डेटा को पुश कर देंगे, डेटा को पुश, डेटा में पुश करेंगे यूजर को, और लोकल स्टोरेज में फिर से सेव करवा देंगे, और फिर मैसेज भी दे सकते हैं वहाँ पर अलर्ट। देखिए क्या होगा, अब इसको ज़रूरत नहीं है नीचे वाला, समझाते हैं अगर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है तो। देखिए पहले तो इसको डिलीट करते हैं, रिफ्रेश, रजिस्टर पर गए, ईमेल ये और ये रजिस्टर किए, रिफ्रेश किए, तो ये आ रहा है। सबमिट, ओके, तो ये बाहर जाना चाहिए एक्चुअली ना, इसको बाहर लिखिए, ये रिफ्रेश, रजिस्टर्ड, ये 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 एप्लीकेशन में अभी नहीं है, रजिस्टर करिए, देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली, रिफ्रेश करिए, आ गया डेटा, एक आ गया। अभी देखिए फिर ये करते हैं, दूसरा नेम चेंज किए, ईमेल चेंज करते हैं .com, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रजिस्टर सक्सेसफुली, रिफ्रेश करिए, दो डेटा आ गया है। और फिर इसी ईमेल आईडी को फिर से रजिस्टर कर रहे हैं, देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, बता रहा। हाँ। अभी रिफ्रेश करिए, देखिए कोई डेटा नहीं आया, फिर से करिए, फिर बताएगा वो डेटा इधर नहीं आया, देखिए रिफ्रेश करिए, लेकिन ईमेल फिर से चेंज करिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, रजिस्टर सक्सेसफुली, हो गया। देखिए रिफ्रेश करिए, ये डेटा आ गया। अब हम लॉगिन कर लॉगिन वाला वो लगाएंगे, तो यहाँ से डेटा लेंगे, और लॉगिन में क्या होगा, लॉगिन वाला फंक्शन ये है, डेटा यहाँ से ले रहे हैं फॉर्म से, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, मैच करवाएंगे। तो पहले डेटा लेंगे कहाँ से, लोकल स्टोरेज से डेटा ले लिए, और फिर यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि वही सब कि है या नहीं है,
फिर अलर्ट है तो नो यूजर्स रजिस्टर्ड लिख देंगे, और मतलब वहाँ पे कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये सब अभी फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। अ, यहाँ भी वो कंडीशन हो सकता है ना कि डेटा ले रहे हैं यूजर्स में, अब नया नया मान ले कि इसके अंदर वो की वगैरह है ही नहीं है, मतलब नया एप्लीकेशन रन करवा रहे हैं और डायरेक्ट लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूजर्स नाम का की नहीं भी तो हो सकता है, अगर है तो डेटा नहीं भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन को यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे। अब जैसे ही ये आएगा तो वही चीजें करेंगे कि हम कंसोल करवाएंगे या अलर्ट करवाएंगे कि कोई यूजर है ही नहीं है, ठीक है, नो यूजर रजिस्टर्ड एक भी नहीं है, तो मतलब और मैसेज दे सकते हैं कि फर्स्ट आप मतलब यू कैन रजिस्टर, पहले रजिस्टर करिए, तो ये हो गया। अगर नल रहा तो इल्स में, अगर नल नहीं है तब क्या करना है, यानी कि उसके अंदर डेटा है और जीरो से मतलब बड़ा भी है, मतलब उसके अंदर डेटा है, तो फिर अब मैच करवाएंगे। मैच क्या करवाएंगे, इफ यूजर नेम, और यहाँ से यूजर नेम लिए इक्वल टू डेटा डॉट यूजर नेम, यूजर नेम तो नहीं, ईमेल, हाँ तो ईमेल ही लेंगे, यूजर नेम नहीं लेते हैं, ईमेल ही लेते हैं डायरेक्टली, यूजर नेम में कुछ भी दे सकता है। तो लॉगिन वाला फॉर्म में कहाँ गया, ईमेल लेते हैं, ठीक है, और टाइप में भी ईमेल ही रख देते हैं, और इसका पासवर्ड रखें टाइप, ऐसे उतना मतलब नहीं है इसका, लेकिन बस यूजर, ये हो गया, और यहाँ पर नेम में ईमेल रखेंगे, ईमेल, ठीक है, और ईमेल को चेक करेंगे डेटा डॉट ईमेल, अगर दोनों मैच करता है ईमेल और एंड पासवर्ड, पासवर्ड दोनों मैच करता है तो लॉगिन सक्सेसफुली अलर्ट मैसेज देंगे, अगर नहीं तो फिर लॉगिन फेल्ड। तो पासवर्ड तो ये वाला यूज कर रहे थे ना, एक और रजिस्टर करते हैं अलग से, यहाँ पर 7541 लिखते हैं, ठीक है, अब पासवर्ड लिखते हैं भी, पहले तो रिफ्रेश करना होगा, रजिस्टर करते हैं इस नाम से, और ये ईमेल आईडी दे रहे हैं, ठीक है, और पिंटू लिख रहे हैं पासवर्ड में, रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया, और लॉगिन पे अब जाते हैं, लॉगिन पे करेंगे, पहले इस वाला ईमेल से करते हैं, और पासवर्ड कुछ भी लिखते हैं, लॉगिन फेल्ड, और इसके अलावा और भी पासवर्ड कुछ भी ट्राई कर लीजिए तो लॉगिन फेल्ड बताएगा, और पिंटू वाला ईमेल आईडी को यूज करते हैं, और पासवर्ड गलत दे रहे हैं, लॉगिन फेल्ड, फिर पासवर्ड सही देते हैं पिंटू, PINTU, लॉगिन फेल्ड, पासवर्ड क्या था, दोनों तो मैच करता है, पिंटू PINTU, एक काम करते हैं, यानी कि ये पासवर्ड और डेटा का पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहा हूँ,
तो एक काम करते हैं, पहले इसको प्रिंट करवाते हैं डेटा को। ओके ओके ओके। एक्चुअली वो तो एरे है ना, उसको तो लूप में चलाना होगा। क्या कर रहे थे, डायरेक्टली ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ पर लूप चलाएंगे ना, फोर लूप। ये रहा आपका। अ, पूरा चेक करेंगे एक एक ईमेल कि उसमें अंदर ईमेल एंड पासवर्ड जाके मैच करता है कि नहीं, तब वो रिटर्न करेंगे। फिर इसके अंदर रील्स। ये रहा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ये लिखेंगे। ठीक है, तो अभी किया इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। क्या होगा, यानी कि उतना बार मैच लूप नहीं लिख रहा है ना, तो इतना मैसेज नहीं दिखाना चाहते हैं, तो फिर वही चेक वाला लगाना पड़ेगा। चेक और चेक ट्रू, अगर मिल गया है तो। और इल्स में चेक फॉल्स। चेक फॉल्स और फिर इसको बाहर देना है इधर। चेक ट्रू तो लॉगिन सक्सेसफुल, इसमें आपका लॉगिन फेल्ड या इनवैलिड। लॉगिन फेल्ड, यहाँ पर लिखेंगे पिंटू, PINTU, लॉगिन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर रिडायरेक्ट करवाएंगे दूसरा पेज पर, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तो वो होम पेज पे जाएगा। यहाँ से रजिस्टर करिए। अब देखिए कि एप्लीकेशन में जाके इसको की को डिलीट कर देते हैं, या फिर यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन है। डेटा नहीं, अच्छा डायरेक्ट इसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी जिसे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। नो यूजर रजिस्टर्ड, क्या बता रहा है कि अभी एक भी यूजर वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर लॉगिन फेल। तो इस केस में क्या करना होगा, आपका फिर से रजिस्टर करना है, वहाँ पर आओ मैसेज दे सकते हैं। और दोनों चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए कि जब यूजर नो रजिस्टर्ड यूजर दिखाई दिए हैं, तो वो नहीं दिखाना चाहते थे, इसमें दीजिए। इल्स में जाएगा और ये दिखाएगा, एक ही मैसेज दिखाएगा, कोई नो यूजर रजिस्टर। देखिए, बस फिर रजिस्टर करिए, फिर लॉगिन करिए। आया कुछ कुछ समझ में। हाँ, कुछ तो आया। मतलब प्रोसेस जो है ना, मतलब सारा समझ में आया, बट प्रोसेस समझ में आ गया होगा, वो खाली अब कैसे कैसे मतलब कोड लिखा गया है, क्या है हाँ, नहीं, वो तो वही नहीं थोड़ा आया समझ में। बहुत वही अब है बचा हुआ। तो हाँ, वो वे जो है ना, जिस वे में जैसे आप लिखते चले गए, हाँ अब हाँ। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है ना कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। हम्म।